प्रेसिडेंट मुइज़ो और कोई भी वो रियलाइज करते हैं कि इंडिया कितना ज़रूर है और कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझते हैं। ऐसे बात नहीं है। एकेडी साहब ने जो प्रेसिडेंट अभी यही कहा है कि हम बिकॉज़ ऑफ द थर्ड कंट्री हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं आएगा और हम वो अनुमति भी नहीं देंगे। ऐसे जो भी पड़ोसी देश हैं, वो इंडिया का इग्नोर कर नहीं सकते हैं। अगर इंडिया का इग्नोर करेंगे, वो आगे बढ़ नहीं सकते। मैं यही बोल रहा हूँ। श्रीलंका में चुनाव हुए और चुनाव के बाद एकेडी यानी अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। श्रीलंका में यह राजनीतिक बदलाव भारत के लिए क्या मायने रखता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज हैं ए नटराजन, जो कि भारत के राजनयिक रहे श्रीलंका में और साथ ही दक्षिण एशिया में कई महत्वपूर्ण तैनातियां वो कर चुके हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि इस बदलाव को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है, इस तरीके से हुआ है जब हमने हाल के वक्त में देखा था कि श्रीलंका के अंदर जनता राष्ट्रपति के जो आवास है वहां दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने सत्ता को संभालने की भी कोशिश की, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी संभाला और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें अब लेफ्टिस्ट लीनिंग वाले माने जाने वाले जेवीएम के अनुराग कुमार दिसानायके नए राष्ट्रपति हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रणय, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। कि श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव अभी खत्म होके आज मिस्टर अनुराग कुमारा दिसानायके, जो लेफ्टिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी कहते हैं, कम्युनिस्ट कह सकते हैं हम, वो जनता विमुक्ति पेरमुना जेबीपी, और ये भी कह सकते हैं अंग्रेज में कि पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी कहते हैं वहां पर। हाँ, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी। उनका जो लीडर है मिस्टर अनुराग कुमारा दिसानायके, एकेडी शॉर्टली हम कहते हैं, वो आज नाइन्थ श्रीलंका का 9th प्रेसिडेंट आज बन गया है। आज वो उनने ऑफिस भी ले लिया है। उनका मुबारकबाद देते हुए सबसे पहले कोलंबो में जो विदेश का जो दूतावास होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा इंडिया का हाई कमिश्नर दूतावास श्री संतोष झा ने सबसे पहले एकेडी को मिलके उनका मुबारकबाद भी देके उनका ये भी कहा है कि इंडिया वो विजिट करें। सो ये अच्छी बात है, शुरू बात। प्रणय, आपका ये हो सकता है आपको पता होगा कि पिछला फरवरी में इसी साल में अनुराग कुमारा दिसानायके को इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था जी। ये सबसे पहले कभी इसका पहले कभी उनका इनवाइट नहीं किया हुआ था। ये सबसे पहले इसी फरवरी में उनका विजिट हुआ था, 5 दिन का आए हुए थे। सो उस वक्त भी बहुत डिस्कस हुआ है। पीएम से मिले, हमारा विदेश मंत्री से मिले हैं, सो सबसे मिलके गए हैं। सो अभी इलेक्शन होने के बाद देखिए, चुनाव में तो पहले थोड़ी बहुत पता चल गया था कि इनका जो एकेडी का पॉपुलैरिटी थोड़ा बढ़ रही थी। वो इसलिए उनका जहाँ वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने कोशिश की, वो पिछला 2 सालों में जो भी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे थे, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था श्रीलंका में, खास तौर के जैसे फ्यूल का प्राइस है, गैस प्राइस ऐसे थोड़ी बहुत कम हो रहा था। नटराजन सर, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अब अनुराग कुमार दिसानायके, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फरवरी में भारत ने उन्हें आमंत्रित किया था। वो भारत के दौरे पर भी आए थे, केरल भी गए थे, गुजरात भी गए थे, तमिलनाडु में भी उन्होंने मुलाकातें की और कई जो तस्वीरें हैं वो उस समय भी सामने आई थी। भारत के विदेश मंत्री के साथ जो उनकी चर्चा की तस्वीरें थी वो भी सामने आई थी। लेकिन अब जबकि वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और
चुनाव के कैंपेन के दौरान उन्होंने भारतीय प्रोजेक्ट्स, भारतीय इन्वेस्टमेंट को लेकर कई बातें कही थी, जो कि आमतौर पर कई नेता कैंपेन के दौरान कहते हैं। लेकिन अब जब वो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो क्या माना जाए कि भारत का जो निवेश है, भारत की जो परियोजनाएं हैं, उनमें किसी तरीके के कोई बदलाव की गुंजाइश या उसका दबाव तो नहीं होगा? देखिए, बात ऐसा है कि जब गोताबाया राजपक्सा ने राष्ट्रपति बना, सबसे पहले द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल वाज दिल्ली। वो सबसे पहले इंडिया आए थे। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि एकेडी भी सबसे पहले वो राष्ट्रपति बनने के बाद गुंजाइश है कि वो हिंदुस्तान आएंगे, वो अलग बात है। सो लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये चुनाव का पहले एकेडी ने कुछ बात ऐसे कर रहे थे, जैसे हमारा विंड पावर प्रोजेक्ट है अदानी का। सो वो ये कह रहे थे कि अगर हम पावर में आएंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना हम नहीं देंगे। वो कारण यही दे रहे थे कि एनवायरमेंटल इशू है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये तो जैसे वहाँ 3-4 आइलैंड्स हैं, एक डेल्फ आइलैंड, अनलई द्वीप, फिर ऐसे 2-3 आइलैंड्स हैं वहाँ। वहाँ अदानी ग्रुप का विंड पावर प्रोजेक्ट अभी शुरू हो गया है। ये शुरू होने के पहले एक्चुअली श्रीलंकन सरकार ने चाइना को दिए हुए थे, ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में सच्ची में उनका बहुत विरोध किया, क्योंकि सिक्योरिटी का कारण से ये चाइना को ये प्रोजेक्ट देना हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकता था, खतरा हो सकता था, बड़ा चैलेंज होगा। सो रणनील सिंह विक्रमसिंघे गवर्नमेंट उसका कैंसिल करना पड़ा, कैंसिल करके मैं दिया है हिंदुस्तान को। सो अभी ये शुरू भी हो गया, लेकिन एकेडी ने यही कहा है कि हम अदानी ये आपने चाइना का जिक्र किया मिस्टर नटराजन, लेकिन जैसा हमने देखा है बीते कुछ सालों के दौरान कि भारत और श्रीलंका के रिश्तों में एक नया जो फैक्टर है वो है चाइना फैक्टर। और कई बार ये चाइना फैक्टर जो है वो सामने आता है, चाहे महिंदा राजपक्षे की सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से इंडिया को लेकर एटीट्यूड में बदलाव हमने देखा था। हालांकि जब वो दूसरी बार सत्ता में आए और गोटाबाया राजपक्षे आए, तब उसके अंदर बदलाव आ चुका था। अगर एकेडी आते हैं तो चाइना को लेकर जो उनकी पॉलिसी है, आप जितना वहां को समझते हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं, चीन को लेकर श्रीलंका की पॉलिसी कितनी होगी? और भारत को लेकर, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको भारत ने बुलाया भी था, वो भी भारत की अहमियत जानते हैं, क्या भारत के लिए एकेडी के साथ, श्रीलंका के साथ रिश्तों के अंदर कोई इंश्योरेंस अवेलेबल है? देखिए, बात ऐसा है, एकेडी जो चुनाव को पहले जो भी कहा वो अलग बात है। अभी तो वो राष्ट्रपति बन गए हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और उनका ये भी है, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है किसी का विरोध करके और किसी का साथ चलना, उनका मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा। मुझे याद है एकेडी ने चुनाव को पहले ये भी कहा था कि हिंदुस्तान का ये तीसरा देशों से, मतलब चाइना जैसे देशों से हम क्या वो पानी हो और जमीन हो और आसमान हो, मतलब मतलब ओशन, एयर एंड सरफेस, इसका थ्रू हिंदुस्तान का सिक्योरिटी का हिसाब से कोई नुकसान नहीं आएगा, यही कहा था। एकेडी ने ये प्रॉमिस किया कि मतलब हाँ, ना जमीन से, ना आसमान से, ना पानी से, श्रीलंका का कोई भी जो संबंध है, श्रीलंका अगर किसी के साथ नाता और संबंध रखता है तो वो भारत के लिए चुनौती नहीं बनेगा। तो ये एक तो बड़ा इंश्योरेंस कहा जा सकता है, ये एक बड़ा आश्वासन कहा जा सकता है। और माना जाना चाहिए कि जो उन्होंने चुनाव के पहले कहा था, अब चुनाव के बाद तो वो सत्ता में आने के बाद और मजबूती के साथ उस पर काम कर सकेंगे। जो आप जिक्र कर रहे थे नटराजन जी कुछ समय पहले कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं संतोष झा, उनसे उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की। आप कूटनीति अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या इसे हम माने कि एक स्पेशली प्लेस्ड रिलेशनशिप का जो टैग है वो पहले ही उन्होंने लगा दिया है? यानी अपने शपथ लेने से पहले अगर वो किसी विदेशी राजनयिक से मिले हैं तो वो भारत के राजनयिक से मिले हैं। ये तो अच्छी बात है कि
वैसे भी हमारा जो इंडिया श्रीलंका का रिलेशन है, देखिए, ये ऊपर नीचे रहा है। हम्म। खास तौर के हम कह सकते हैं 1987, जब हम्म। इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था, और उसके हम्म। बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी जब श्रीलंका गए थे, तब से हम्म। हमारा जो हम्म। रिलेशनशिप है, मतलब रिश्ता है, वो ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन हम्म। अ, ये जो लड़ाई खत्म होने के बाद, जो हम्म। सिविल वॉर खत्म होने के 2009 में खत्म होने के बाद अच्छा होते रहे, चाहे वो महिंदा राजपक्सा हो, मैत्रीपाला सिरिसेना हो, यू नो और रनिल विक्रमसिंघे, ये सबका साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छे रहे हैं। सो हम हम्म। यही उम्मीद करते हैं, एकेडी का सरकार का साथ भी, हमारा रिश्ता भी उनका साथ अच्छा रहेगा, और श्रीलंका एकेडी गवर्नमेंट भी हमारा साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। तब हम्म। अ, श्रीलंका का ही अच्छा होगा और आगे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं तो उनका ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सो वैसे इसलिए नटराजन, लेकिन भारत और श्रीलंका के रिश्तों में एक बड़ा फैक्टर पिछले कुछ सालों के दौरान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का 13 अमेंडमेंट। अगर हम बात करें हुँ, जो हुँ, तमिल लोग हैं वहां, डायस्पोरा है, उनके राइट्स का जी, मुद्दा, और आपने जितने लोगों, जितने नेताओं के नाम गिनाए, उनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे जरूर रहे, लेकिन वो जो 13 अमेंडमेंट का इशू है वो अभी भी बरकरार है। तो क्या एकेडी के आने के बाद उसमें किसी रेजोल्यूशन की उम्मीद? देखिए, ये अच्छा सवाल है कि मुझे याद है जो जेवीपी है ना, इनका जो पार्टी है, हम्म। 1987 से ये हमारा इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड का विरोध है, कभी हम्म। सपोर्ट नहीं किया। जो हम्म। उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, मिस्टर प्रेमदासा, हम्म। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो भी हम्म। विरोध करते थे। सो ये भी जो एकेडी और जेवीपी जो पार्टी है, ये भी हमारा इंडिया से 13th अमेंडमेंट जो भी कहते हैं, इसका हम्म। बहुत विरोध में रहते थे। लेकिन हम्म। अभी एकेडी साहब प्रेसिडेंट बन गए, सो मेरे ख्याल से वो यही करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको कुल्लम कुल्लम बोल देता हूँ, 13th अमेंडमेंट जो भी हैं, अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, और हम्म। मतलब होते नहीं हैं, सिर्फ बात ही हम्म। करते हैं। सो नटराजन जी, हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए अगर आप आसान भाषा में समझा सकें कि ये 13 अमेंडमेंट दरअसल है क्या? एक सेकंड में ये खत्म कर देता हूँ बात। जी बिल्कुल। एकेडी ने यही कहा है कि अंडर हम्म। 13th अमेंडमेंट का मतलब तमिल कम्युनिटी का साथ जितना शांतिपूर्वक करके शांति से रह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, यही कहा उसने। लेकिन हम्म। हमें पता है जेवीपी ने तो कभी भी ये 13th अमेंडमेंट और इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड का सपोर्ट नहीं किया। सो इसलिए अभी हम्म। भी पक्का पता नहीं है क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन हम्म। वक्त बताएगा। सॉरी, आप हम्म। कुछ पूछ रहे थे। जी, मैं ये चाहता था कि दर्शकों की सुविधा के लिए आप जरा आसान भाषा में समझा दें कि ये 13 अमेंडमेंट दरअसल है क्या? ये देखिए, 13th अमेंडमेंट बात ऐसा है कि लाइक इन इंडिया हमारे पास हम्म। स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस, उसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर जो हम्म। स्टेट में जो राज्य में जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं। अभी क्या हो गया, 2018 के 18 तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे श्रीलंका में। हम्म। उसके बाद धीरे-धीरे जब उनका 5 साल खत्म हो गया, अभी प्रोविंशियल इलेक्शन अभी पिछला 5 साल से हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी वहाँ जो राज्य में, स्टेट्स हम्म। में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ हम्म। गवर्नर रहते हैं। सो हम्म। 13th अमेंडमेंट का ये है, जैसे हिंदुस्तान में है स्टेट्स जो प्रोविंसेस में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे होते हैं। सो हम्म। अभी पिछले 5 साल से हुआ नहीं है। हम्म। सो इट इज़ अ फेलियर, आई हम्म। विल से। तो तो इसमें भारत की जो चिंताएं हैं वो खासतौर पर जाफना के इलाके के को लेकर हैं, जो उत्तरी श्रीलंका का इलाका है, जहां पर बड़ी संख्या में तमिल आबादी रहती है, तमिल भाषी। जी, ओके। क्या सो सही है ये? मैं तो हम्म। नहीं, बात है ऐसे ना, जो प्रोविंसेस वहाँ हम्म। 9 प्रोविंसेस हैं, 9 हम्म। प्रोविंसेस हैं। सो सबका हम्म। बराबर है, हर स्टेट्स में हम्म। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और उनका नीचे मिनिस्टर्स होना चाहिए। सिर्फ ये तमिल, हम्म। जहाँ तमिल रहते हैं, वेदर इट इज नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस,
वो बात नहीं है। ये तो पूरा श्रीलंका का मामला है। अगर इम्प्लीमेंट होना तो पूरा श्रीलंका में होना है। हाँ, ये है इसी तमिल प्रॉब्लम का वजह से ये 13th अमेंडमेंट आया है और उसका अंडर में यही सिस्टम्स आया है। इसलिए हम सिर्फ जहाँ तमिल रहते हैं, वेदर इट इज ना मतलब जाफना हो, अगर नहीं तो ट्रिंकोमाली हो, हम इसका फोकस करते हैं। वो बात नहीं है। होना तो इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन होना तो पूरा श्रीलंका में ये 9 प्रोविंसेस में होगा, होना भी चाहिए। अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते, एक्सेप्ट जो तमिल लीडर्स हैं और तमिल पॉलिटिशियंस हैं, यही बोलते हैं बस। यू आर राइट। नटराजन जी, श्रीलंका में जो बदलाव हुआ है, चूंकि इससे पहले वो नेता थे जिनके साथ भारत लंबे समय से डील करता रहा, चाहे वो राजपक्षे परिवार रहा हो, चाहे रानिल विक्रमसिंघे रहे हों, ये पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ भारत के पुराने संबंध भी हैं, वो कई बार आते रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि फरवरी से पहले एकेडी के साथ उस तरीके से संबंध नहीं थे, वो पहली बार भारत आए थे, उन्होंने जेस्चर जरूर सही दिखाया है, लेकिन एक नया बदलाव तो है ही। और भारत के पास पड़ोस को अगर देखें तो हाल के समय में कई बदलाव हुए हैं, चाहे श्रीलंका के अंदर बहुआ बदलाव जो चुनावों से आया है, या जिस तरीके का बदलाव हमने हाल के दिनों में बांग्लादेश में देखा था, या मालदीव में हमने जिस तरीके के बदलाव देखे, तो ये काफी समय से भारत के आस पड़ोस में एक चुनावी बदलाव ही हैं, या कहा जाए राजनीतिक बदलाव हैं, लेकिन काफी उथल पुथल भरे बदलाव हैं और इसको लेकर अनिश्चितता के सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, लेकिन बात तो सही है, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये भी बात सही है, अभी जो रिसेंटली हमारा जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो रहा है। उदाहरण मैं देता हूँ, अभी पिछला महीना अगस्त में हमारा विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब माले गए थे, मालदीव्स। सो बड़ा वेलकम किया हमारा मिनिस्टर को, फिर डिस्कशन हुआ है, कहीं अग्रीमेंट साइन हुआ है। सो अभी मालदीव्स भी प्रेसिडेंट मुइज़ो और कोई भी वो रियलाइज करते हैं कि इंडिया कितना जरूर है और कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझते हैं। ऐसे बात नहीं है, वो प्रो चाइनीज हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट मुइज़ो और जो भी हैं, लेकिन बदलाव ऐसे अच्छा बदलाव आ रहे हैं कि वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स 28 आइलैंड्स को प्रोजेक्ट्स हमने करने के लिए हमें दिया है जब जयशंकर साहब वहाँ गए थे। सो अगर उनका ऊपर अगर उधर से मालदीव में कोई बदलाव, ऐसे बदलाव नहीं आता, ये ऐसे एग्रीमेंट साइन नहीं होता, अगर नहीं तो मैं यही समझता हूँ और यही कहता हूँ कि लोग धीरे धीरे रियलाइज करते हैं, समझते हैं फिर क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है। यानी आप कहते हैं, आपका कहना है कि सत्ता में आने के बाद नेताओं को भी ये रियलाइज होता है कि भारत को कि दरकिनार करना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अभी देखिए, नेपाल से वो उनका फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए थे अभी पिछला महीना, शायद अगस्त में आए थे। वो उस वक्त भी यही बात हुआ था, क्योंकि नेपाल का साथ भी हमारा कुछ टेरिटोरियल इश्यू भी रहते हैं, सो इसलिए जब वो आए थे बहुत कुछ बात हुआ है। सो हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, और वहाँ भी जो नया गवर्नमेंट अभी आया है वो भी रियलाइज करते हैं भाई इंडिया का साथ हमने काम करना है, अगर नहीं तो नुकसान हमारा है। देखिए, अगर अभी हमने 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं नेपाल से, सो किस लिए? उनका इकोनॉमी का इम्प्रूव करने के लिए। सो ऐसे ऐसे चीज चल रहा है। सो हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता हिंदुस्तान को, ये समझ लेना। सिमिलरली बांग्लादेश में ये भी मैं बोल देता हूँ, बांग्लादेश में भी यही आप होगा। देखिए, अभी तो मैडम शेख हसीना इंडिया में हैं, उनको यहाँ मतलब उनको वहां से भगा दिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो भी देखे, मैं आपको कहता हूँ, आज कहता हूँ, आज नहीं तो कल बांग्लादेशी लोग ने रियलाइज करेंगे कि उन लोगों ने बड़ा गलत किया है शेख हसीना मैडम को वहां से निकालने से। सो जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बांग्लादेश में पिछला 10-15 साल में हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ। सिक्योरिटी का भी देख लीजिए, सुरक्षा भी। सो शेख हसीना मैडम ने जितना किया है, इतना अच्छा किया है, ऐसे कोई नहीं किया। उनका पिताजी ने भी नहीं किए होंगे, ठीक है, स्वतंत्र लेके दिया है, लेकिन डेवलपमेंट जब आती है, आजकल क्या है, पैसा है, इकोनॉमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी कंट्री।
सो जब ये किया तो वहाँ भी रियलाइज़ करेंगे, इंडिया का भी रियलाइज़ करेंगे। अगर देखिए बीएनपी वगैरह कोई भी आए हैं, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाएँ। जी। मैं उदाहरण यही देता हूँ, हम उनसे भी क्या एनर्जी उनको भी देते हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी हम्म बांग्लादेश को। बहुत पुराने रिश्ते हैं नहीं अब देंगे, बांग्लादेश के साथ तो। बांग्लादेश। अगर जी। इलेक्ट्रिसिटी हम्म नहीं देंगे, वो क्या चाइना से लेंगे? क्या वो हम्म अमेरिका से लेंगे? नहीं हो सकता ना। हम्म आपका आपका ऊपर ही डिपेंड रहेंगे वो। जिस तरीके से चाइनीज शिप जो हैं वो पोर्ट कॉल कर रहे हैं, हम्बन टोटा का पोर्ट जिस तरीके से उन्होंने लिया श्रीलंका के अंदर, तो उनका जो इंटेंशन है उसके मिलिट्री एस्पेक्ट भी हैं। वो जो भारत की रणनीतिक सर्कलिंग है वो करना चाहते हैं। उनके जो स्पाई शिप्स हैं वो बार बार इंडियन ओशन रीजन में, श्रीलंका में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारत को कर्टेल और कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या श्रीलंका उसकी जमीन बनेगा? और ये अगर बनता है तो भारत के लिए चिंता है ना? चिंता तो है, लेकिन जो हम वही वापस आ गया श्रीलंका के ऊपर। एकेडी साहब ने, जो प्रेसिडेंट, अभी यही कहा है कि हम बिकॉज ऑफ द थर्ड कंट्री हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं आएगा, और हम वो अनुमति भी नहीं देंगे, ऐसे कुछ ऐसे कहा। वेदर इट इज थ्रू ओशन, बाय sky, or by surface, we will not allow any third country to bring any detrimental damage to India, यही कहा है। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बोलते हैं वो करेंगे। और वैसे इंडिया भी इतना आसान से छोड़ेंगे नहीं, हम भी पूछेंगे, हम भी बोलेंगे, ऑब्जेक्शन तो करेंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्शन हम पहले भी करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नटराजन जी या आपका इस तमाम पर्सपेक्टिव को हमारे साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि एकेडी आए या श्रीलंका में कोई और नेता आए, लेकिन कम से कम भारत और श्रीलंका के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें एक बेहतरी का जो रास्ता है वो हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शुक्रिया। मैं एक बात बता देता हूँ प्रणय, से जो भी पड़ोसी देश हैं वो इंडिया का इग्नोर कर नहीं सकते हैं। अगर इंडिया का इग्नोर करेंगे वो आगे बढ़ नहीं सकते। मैं यही बोल रहा हूं। और ये जितनी जल्दी उन्हें समझ आ जाए, उनके नेताओं को समझ आ जाए, वो बेहतर है उनके लिए भी इतना और अच्छा भारत के लिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।